कार्यक्रम में आज का जो विषय है बंध है, जिनमें हम 3 बंधों की मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। तो मुख्य रूप से जानते हैं कि बंध होता क्या है। इंग्लिश में इसको लॉक कहते हैं, यानी कि अपने एक शरीर के एक पार्ट को बांध देना। जब हम पर्टिकुलर अपने शरीर के किसी पार्ट को लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं, उसको पर्टिकुलर होल्ड कर देते हैं और दूसरी चीज़ों से उसका संपर्क हटा करके उस पर्टिकुलर एरिया को हम बांध देते हैं, उसको हम बंध कहते हैं। मुख्य रूप से पूरी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें जालंधर बंध में देखेंगे तो गर्दन और गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो जालंधर बंध से लॉक होता है, और इसके पेट से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमारा उड़ियान बंध में लॉक होता है, और नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है, जो मूलाधार चक्र का हमारा हिस्सा होता है, वो मूल बंध में लॉक होता है। तो इस प्रकार से पूरी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और जब तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो उसको महाबंध कहते हैं। तो ये सामान्य परिचय हुआ बंध का। दूसरी बात, बंध की जो अवधारणा है, बंध का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि बंध का वर्णन कहाँ पे मिलता है, कौन सा ग्रंथ बंध को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन बंध होने चाहिए, बंध कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें आप कोई भी हठयोग का ग्रंथ उठा करके देखेंगे, हठ प्रदीपिका, घेन संहिता, शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आपका हठ रत्नावली, कोई भी हठयोग का ग्रंथ आप उठाएं, उसमें बंधों का वर्णन बहुत मुख्य रूप से मिलेगा। और कोई भी बुक, कोई भी टेक्स्ट हठयोग का ऐसा नहीं है जिसमें कि बंधों की बात ना की गई हो। मुख्य रूप से सभी बंध जो होते हैं उनको मुद्राओं के अंदर उनको काउंट किया गया है। अलग से इसका कोई चैप्टर उन्होंने नहीं बनाया है। जितने भी हठयोग के ऋषि हुए हैं सभी ने इसको जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं में इसको काउंट किया है। तो मुद्राओं में ही बंध को काउंट करके इनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया है। और कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जहाँ पे मूल बंध की, उड़ियान बंध की और जालंधर बंध की चर्चा ना की गई हो। कोई भी हठयोग का ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि बंधों के बिना कंप्लीट हुआ हो, या मुद्राओं का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें हमें पर्टिकुलर जो बंध हैं उनका प्रयोग ना किया गया हो। तो हठयोग की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। और आपके व्यवहारिक रूप में यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। और यदि कोई रोग आपको पहले से है तो वो भी समाप्त हो जाता है, पर्टिकुलर उसको टेक्निक के साथ करने से। बस इसको बशर्ते हमें इसके प्रिवेंशन पता हो कि किस किस सिचुएशन में कौन सा बंध हमें अप्लाई नहीं करना है, और किस बंध की क्या टेक्निक है, सही वैज्ञानिक विधि क्या है, उसका कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, उसका प्री वर्कआउट क्या है, उसका पोस्ट वर्कआउट क्या है, उसके बाद उसका जो टाइमिंग है वो कितना है, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, उसके साथ क्या किस प्रकार की भावना हमारी होनी चाहिए, वृद्ध का क्या प्रोसेस रहेगा, किस बंध में बंध लगेगा, आसन प्राण की स्थिति क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हम इस व्याख्यान के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। विषय छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और गंभीर है, और आपको बहुत सारी आरोग्यता प्रदान करने वाला, बहुत सारे रोगों को समाप्त करने वाला ये व्याख्यान है। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो बंध की चर्चा करते हैं। बंध शब्द है अपने किसी चीज़ को बांधना, पर्टिकुलर चीज़, किसी चीज़ को होल्ड कर देना, एक जिसको हम इंग्लिश में लॉक कहते हैं। तो बांधना, अपने शरीर को बांधना है, शरीर के पर्टिकुलर एरिया को हमने लॉक कर देना है, उसको होल्ड कर देना है, दूसरे चीज़ों से उसका संपर्क तोड़ करके केवल उसके ऊपर कंसंट्रेट हमें करना है, उसको बोलते हैं हम बंध। तो बंध की अवधारणा मैंने बताई। सब हठयोगों में मुख्य रूप से हठयोग में इसका मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, और ये वैदिक योग परंपरा की नहीं बल्कि हठयोग परंपरा का ये विषय है, जिसको सभी हठयोगियों ने प्रमाणित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल बंध पे, फिर हम बात करेंगे उड़ियान बंध पे, फिर हम बात करेंगे जालंधर बंध पे, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कौन सा बंध किस टेक्निक से होता है, उसमें क्या विधि अप्लाई की जाती है, उसका प्री वर्कआउट हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद पोस्ट वर्कआउट क्या होना चाहिए, और उसमें क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, और किस रोग में उसको नहीं करना चाहिए और किस रोग में उसको करना चाहिए, आदि चीज़ें, डूज एंड डोंट को भी हम जानने का प्रयास करेंगे सरल भाषा में। तो सबसे पहले मूल बंध। मूल बंध से नाम से ही आपको पता, जो मूल को बांध दे। मूल क्या है हमारी शरीर में, मूल क्या है, मूलाधार चक्र किसे कहा है, हमारा जो रेक्टम सिस्टम है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे मूल बंध का स्थान कहा गया है। इसको ही मूलाधार चक्र हम कहते हैं। यहीं कुंडलिनी का वास कहा गया है, तो कुंडलिनी भी जागृत यहीं से होती है। तो मूल बंध होता है पर्टिकुलर हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हमारी जो
प्रजनन जो क्षेत्र होता है, अंग होते हैं, उनको बांधना स्पेशल होता है आपका मूलबंध। मूलबंध में कोई विशेष प्रकार की सावधानी आपको नहीं रखनी, क्योंकि हर व्यक्ति कर सकता है और हर सिचुएशन का व्यक्ति इसको कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार की ये नहीं कि अलग से कोई सावधानी रखनी है, जिस प्रकार से उड़ियान बंद में कुछ सावधानियां होती हैं और जालंधर बंद में कुछ सावधानियां होती हैं। लेकिन मूलबंध का अभ्यास हम प्रतिदिन कर सकते हैं बिना किसी प्रिवेंशन के। कोई प्रिवेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। तो हम जानते हैं कि मूलबंध करते कैसे हैं। सबसे पहले मूलबंध की हम खूबसूरती जान लेते हैं, कितने रोगों में लाभकारी है, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो फिर आप उसकी विधि को अच्छे से समझ पाएंगे। जिन व्यक्तियों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई डिजीज है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए मूलबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल कोई डिजीज उनको है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति जिनमें आप बवासीर से लेकर के भगंदर से लेकर के जितने भी अन्य गुप्त रोग होते हैं उन सब में मूलबंध सबसे उपयोगी है। स्वपन दोष जिनको होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइटफॉल जिसको हम कहते हैं। दूसरा, सेक्सुअल डिसऑर्डर में इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सेक्सुअल डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से जो कमी होती है नामर्दी की होती है, शुक्राणुओं की कमी की होती है, या शीघ्र पतन की होती है, जो व्यक्ति जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या नामर्दी उनमें होती है, या फिर शुक्राणुओं की कमी होती है, उन रोगों में ये जो मूलबंध होता है वो रामबाण का काम करता है। तो इतने सारे जब फायदे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है, प्रजनन क्षेत्र को की कैपेसिटी बढ़ाता है, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं नीचे, जिसमें हम बात करें हमारे गुदा से लेकर के हमारे लिंग से लेकर के हमारी वजाइना तक, जितने भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उन सबको ये आरोग्यता प्रदान करने का काम करता है। उनसे जुड़ी सभी समस्याओं को हल करता है और उससे जुड़ी सभी समस्याओं को का निश्चित रूप से समाधान करता है यदि आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ जब इससे पहले कि मैं मूलबंध की विधि आपको बताऊं, इससे पहले कौन सा वर्कआउट करना चाहिए वो मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा आपके सामने। इसका प्री वर्कआउट आप जान लीजिए। मूलबंध को सही बनाने के लिए, मूलबंध को सक्सेस करने के लिए, मूलबंध में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले उसका प्री वर्कआउट करना पड़ेगा। और मूलबंध का प्री वर्कआउट क्या है? अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा का जब अभ्यास करते हैं तो मूलबंध बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। अब विषय आता है कि अश्वनी मुद्रा क्या है। अश्वनी मुद्रा बिल्कुल सिंपल है। हम अपने गुदाद्वार को खींचे और छोड़ दें, खींचे और छोड़ दें। ये जो प्रक्रिया होती है ये अश्वनी मुद्रा कहलाती है। यानी कि जो हमारी एनएस होती है, एनएस को सिकोड़ना और फैलाना, सिकोड़ना फैलाना, आंकुचन और संकुचन, मतलब उसका आंकुचन करना और उस फैलाव करना, उसको सिकोड़ना और उसको फैलाना। जब हम इंटरनली फील करते हैं उसको गुदाद्वार को अंदर की तरफ खींचें और फिर बाहर की तरफ छोड़ दें, गुदाद्वार को अंदर की तरफ खींचें फिर बाहर की तरफ छोड़ दें। आप बैठे बैठे अभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपनी एनएस को बंद करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, खुद बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये अश्विनी मुद्रा कहलाती है। अश्विनी मुद्रा जो है प्री वर्कआउट है, यानी कि पहले किया जाने वाला कर्म है मूलबंध से। तो जब आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप मूलबंध में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में मूलबंध का अभ्यास करेंगे और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कठिनाई हो सकती है, आपको इसको करने में समय लग सकता है, आपको इसको जांचने में यदि पेशेंस नहीं है तो आप जल्दी इसके अभ्यास को छोड़ सकते हैं। इसलिए पहले अश्विनी मुद्रा का अभ्यास, और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कभी भी आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कॉन्स्टिपेशन से लेकर के आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी डिजीज को समाप्त करती ही करती है। साथ में आपके जो यौवन है, आपका जो सौंदर्य है, आपका जो पौरुषत्व है, या आपका जो हमारा जो एक ओज होता है, तेज होता है, उसको बरकरार रखने के लिए भी अश्विनी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अश्विनी मुद्रा गुदाद्वार को बंद करना है, छोड़ना है, खुला बंद करना है, छोड़ना है, इस प्रकार से आंकुचन और संकुचन का काम करना है। आपने उसको भींचना है और फैलाना है, भींचना है और फैलाना है, इस प्रकार से आप उसको करेंगे तो अश्विनी मुद्रा कहलाएगी। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है वो जब फ्रेश होते हैं, सुबह जब मल त्याग के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति ये गलती करते हैं कि वो प्रेशर लगाते हैं।
पेट की आंतों के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिससे कि मल को वो सोचते हैं कि हम इसको प्रेशर से बाहर निकाल दें। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। इस प्रकार से प्रेशर लगाने से आपकी आंतें वीक होती हैं, इंटेस्टाइन आपकी कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि आपको मल का विसर्जन करने के लिए, मल को बाहर निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो आंतें धीरे धीरे निष्क्रिय होना शुरू करती हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो आपको स्थायी कॉन्स्टिपेशन दे करके चली जाती है। उस समय पे आपको क्या करना है, आपने ऊपर से प्रेशर नहीं लगाना। देखिए, दो चीजें हैं, किसी चीज को बाहर निकालना, एक तो आप ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, वो दबाव है, लेकिन यदि नीचे से वैक्यूम आप बनाएंगे, सिंपल सी बात है, वैक्यूम बनेगा, आप उसको खींचेंगे, गुदाद्वार को खींचे, बंद करेंगे, फैलाएंगे, बंद करेंगे, फैलाएंगे, बार बार उसका संकुचन और प्रसारण यदि आप कर रहे हैं तो वैक्यूम बनता है। ऐसे संकुचन उसको करेंगे तो वैक्यूम बनेगा, फिर आप खुला छोड़ देंगे, फिर वैक्यूम बनेगा, तो वो जो वैक्यूम बन रहा है वो मल को अपने आप नीचे खींचेगा। आप समझ रहे हैं, वो मल को अपने आप नीचे खींचेगा। यदि वो मल नीचे अपने आप अपने स्वाभाविक रूप से आएगा तो वो वैक्यूम बनने से आएगा, नीचे से खींचने से, ना कि ऊपर से प्रेशर लगाने से। ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो यदि एयर साइड से पास हो गई तो वो मल अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के रोगियों से मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास ड्यूरिंग आप जब करते हैं, जब आप पेट साफ के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो बैठ करके अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते रहिए। फिर आप देखिए 2 से 3 मिनट में किस प्रकार से आपका पेट साफ हो जाता है। जिनको 10-10, 15-15 मिनट लगती हैं, मैं कहता हूं 5 मिनट अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करिए। आप केवल 5 मिनट आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना, बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। बट ध्यान रहे कि ऊपर से प्रेशर नहीं लगाना है, नेचुरल प्रेशर से, अपने प्रेशर से पखाने से जो साफ होगा वो आपको करना है। और उसके बाद जो नहीं हो रहा, केवल अश्विनी मुद्रा, पेशेंस के साथ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करिए। 50-50 के राउंड करिए, 50 बार बंद करिए, 50 बार चिकोड़िए, 50 बार बंद करिए, 50 बार खोलिए। उसके बाद ऐसे 50-50 के सेट आप करेंगे तो 1 मिनट में 50 से ज़्यादा हो सकता है, तो 1 मिनट में 50 करें, तो ऐसे 3-4 सेट यदि आप करते हैं, 200-300 बार यदि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास यदि आप करते हैं, 1-1, 2-2 सेकंड में उसका अभ्यास हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो जाएगा। कब्ज आपकी नियमित रूप से समाप्त हो जाएगी, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आपने वैक्यूम बनाया है। नीचे वैक्यूम बनेगा तो जो मल है उसको, वो मल द्वार जो है वो उसको खींचने का काम करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, और ऊपर से प्रेशर लगाना अननेचुरल प्रोसेस है। यदि आप अननेचुरल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। और यदि आप नेचुरल प्रोसेस यूज करेंगे, यानी कि वैक्यूम बनाने की कोशिश करेंगे नीचे से, तो पेट जल्दी साफ होगा। नेचुरल वे हमें ही फॉलो करना है इससे। और यदि आप ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो और भी आपको जो गुदा से संबंधित जो रोग होते हैं, और भी अन्य रोग होने की संभावना आपको होती है। तो इसलिए हमेशा आपको पहले अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास के बाद आपको मूलबंध का अभ्यास करना है। अब अश्विनी मुद्रा में आपने क्या किया, गुदाद्वार को सिकोड़ा और फिर छोड़ दिया, सिकोड़ा और फिर छोड़ दिया, ऐसे आपने किया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गुदाद्वार को सिकोड़े रखना है, यानी कि उसको टाइट कर लेना है। अब इसको किस प्रकार से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आपने कभी भी भैंस को, बैल को, गाय को, जो वो मल त्याग करती हैं, उनको मल त्याग करते हुए देखा होगा। जैसे ही मल त्याग कर देती हैं तो अंत में वो अपने गुदाद्वार को बिल्कुल ऐसे संकुचित करते हैं, आपने देखा होगा, और फिर वो छोड़ देते हैं। तो वो जो मल द्वार को आपने संकुचित किया, इस प्रकार से भींचा, वो भींचना जो होता है वो आपका मूलबंध होता है। माने आप यूरिन पास कर रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, जब यूरिन पास कर रहे होते हैं तो एकदम से यूरिन को रोकना हो तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप यूरिन पास कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप कहीं पे यूरिन पास कर रहे हैं और कोई सामने से कोई जानने वाला या कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, एकदम से कई बार व्यक्ति यूरिन के प्रेशर को रोकते हैं। हालांकि यूरिन के प्रेशर को कभी नहीं रोकना चाहिए, मल के प्रेशर को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ये वेग होते हैं, अधारणीय वेग होते हैं, इन वेगों को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए, इनको वेग को निकल देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत जगह पे यूरिन पास कर रहे हैं और कोई सामने से कोई आ जाता है, कोई पुरुष यदि यूरिन पास कर रहा है और महिला सामने से आ जाती है, या महिला कोई यूरिन पास करे, कोई पुरुष सामने से आ जाता है, तो एकदम से जब यूरिन को रोकना हो तो आप कैसे रोकेंगे उस यूरिन को। वो जो विधि है वो मूलबंध है,
वो उसको लगाए रखना मूलबंध है, उसको लगा करके छोड़ देना अश्विनी मुद्रा है। ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी पशु जब मल त्याग करता है, मल त्याग करने के बाद अपने आप उसका जो गुदा द्वार होता है वो ऐसे संकुचित कर लेता है, तो वो जब पूरा मल त्याग हो जाता है, तो क्योंकि वो बार बार अपनी गुदा को इस प्रकार से करता है, तो कभी भी आप देखिए, कभी भी किसी गाय को, बैल को, आपने भैंस को, किसी को भी आपने कॉन्स्टिपेशन होता देखा? कभी कभी नहीं होता, क्योंकि वो उनका खाने का तरीका भी होता है, बार बार वो चबा करके खाते हैं। और मूलबंध और अश्विनी मुद्रा जो है, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बार बार बैल से लेकर के, गाय से लेकर के, भैंस से लेकर के, ये सब लोग इसका अश्विनी मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। नेचुरल उनके अंदर ये क्वालिटी है, उनको सिखाया नहीं जाता। तो इस प्रकार से यदि आप अपने गुदाद्वार को संकुचित करना और छोड़ना सीख लेंगे, ये अश्विनी मुद्रा कहलाएगी। लेकिन उसको आपने कंट्रोल किए रखा, आपने गुदाद्वार को आपने बंद किए रखा, खींचे रखा अंदर की तरफ, तो वो आपका मूलबंध कहलाएगा। जितने लंबे समय तक आप रख सकते हैं उतने लंबे समय तक रखें। धीरे धीरे पहले श्वास को बाहर निकाल के इसका अभ्यास किया जा सकता है। श्वास को बाहर निकालें और गुदाद्वार को अंदर की तरफ खींच लें, और जब तक श्वास बाहर रहेगा उसको रखें, और फिर जैसे श्वास आप अंदर ले रहे हैं आप उसको भी रिलीज कर दीजिए, आप उसको भी ढीला छोड़ दीजिए गुदाद्वार को। इससे आपके कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, स्वपन दोष से लेकर के, नामर्दी से लेकर के, शुक्राणुओं की कमी से लेकर के, शीघ्र पतन से लेकर के, जितनी भी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज हैं, जितने भी आपके प्रजनन क्षेत्र से संबंधित बीमारियां हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है क्योंकि आपको जो सभी बीमारियों की जो जड़ है कॉन्स्टिपेशन, एक तो वो समाप्त हो गई। जैसे ही आपका पेट अच्छे से साफ होता है, जैसे ही आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गुप्त रोग आपको नहीं है, तो आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। जिन व्यक्तियों को गुप्त रोग होता है वो बड़े शर्माते हैं, बहुत हीन भावना उनके अंदर आती है, मेंटल डिसऑर्डर उनके अंदर आता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर ना हो, हीन भावना आपके भीतर ना हो, पौरुषत्व की किसी प्रकार से कमी आपके भीतर ना हो, तो आज से, अभी से ही अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें पहले, उसके बाद आप मूलबंध का अभ्यास करना शुरू करें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अश्विनी मुद्रा है वो प्री वर्कआउट है मूलबंध का, और उसके बाद मूलबंध का अभ्यास आपने करना चाहिए। और कोई विशेष प्रकार की सावधानी आपने इसमें नहीं रखनी, बस गुदाद्वार को संकुचित करना है, छोड़ देना है, संकुचित करना है, छोड़ देना है अश्विनी मुद्रा, और उसको संकुचित किए रखना ही मूलबंध है। उसको लंबे समय तक जितना आप करेंगे, धीरे धीरे आप 10 सेकंड रोक पाए हैं, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 40, फिर धीरे धीरे 1 मिनट होता है, फिर कई बार होता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट तक आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई बच्चा है 16 साल का, वो चारपाई पे ही सुसु कर देते हैं, रात में सोपन में उनका पेशाब निकल जाता है, उनको नहीं पता चलता, और बड़ा गिल्टी फील होता है जब उनको सुबह पता चलता है इस बात का। हालांकि तभी पता चल जाता है, लेकिन छोटा बच्चा तो सुसु करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह की का जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसके एक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे 12-13 साल का लड़का हो जाता तो उसके सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने की वजह से उसमें वो फील कर पाता है कि उसको कब ये काम करना है, उनका सेंस ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यदि वो कोई भी व्यक्ति अश्विनी मुद्रा और मूलबंध का अभ्यास करेगा, तो जो बिस्तर में पेशाब करने की जो बीमारी है कुछ बच्चों को 12, 13, 14, 15, 16 साल तक कई लोगों को रहती है, तो वो भी समाप्त होगी। और दूसरा, जो युवा जो साथी हैं जिनको स्वपन दोष आदि की, नाइट फॉल की जिनको प्रॉब्लम रहती है, वो भी उनकी समाप्त होगी, और गुप्त रोग सारे समाप्त होंगे, नामर्दी से लेकर के, शुक्राणुओं की कमी से लेकर के, वो भी ठीक होगा। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो शीघ्र पतन की जो बीमारी होती है वो भी समाप्त हो जाएगी यदि आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। तो इतने बेनिफिट हैं मूलबंध के, तो क्यों ना हम करें। और तभी इसमें इसको इम्पोर्टेंट रखा है हठ योग में कि आपके गुप्त रोग जितने भी होते हैं मूलबंध के करने से समाप्त हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उडियान बंध की। उडियान बंध यानी कि पेट को सिकोड़ना। पेट का जो हिस्सा होता है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने डिनर कर लिया है, तो डिनर करने के बाद इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कई सेशन में आपको दिखाया भी है कि श्वास को बाहर निकाल के ही ये हो सकता है। श्वास को बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, और पेट को कोशिश करेंगे पीछे जो हमारे जो आते हैं उनको रीढ़ की हड्डी से मिलाने की कोशिश करेंगे, यानी कि श्वास बाहर निकाल के पेट को जितना मैक्सिमम अंदर की तरफ खींच सकते हैं उतना खींचना है। देखिए, पेट अंदर तभी जाएगा जब श्वास बाहर होगा, ये टेक्निकल टर्म है। यदि श्वास अंदर होगा तो पेट बाहर निकलेगा, यदि श्वास बाहर होगा तो पेट अंदर जाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए केवल उडियान बंध का अभ्यास तभी हो सकता है जब बाहर श्वास को रोक करके
आप बाहर छोड़ करके ही पेट को अंदर खींच सकते हैं और बाहर ही होल्ड। इसका प्री वर्कआउट क्या है? इसका प्री वर्कआउट है आपको बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। बाह्य प्राणायाम क्या है? जो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, पहला जो प्राणायाम बताते हैं, श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोके रखना, बाह्य कुंभक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम इसको आप कह सकते हैं, बाह्य कुंभक आप इसको कह सकते हैं। जैसे ही श्वास को पूरा भरा और पूरा खाली करके श्वास को बाहर ही रोक दिया, ये इसका प्री वर्कआउट है। जैसे ही आप श्वास को ज़्यादा टाइम होल्ड करेंगे, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको 15 सेकंड में ही श्वास को वापस लेना पड़ता है, कोई 20 सेकंड तक रोक पाता है, कोई 30, कोई 40, कोई 50। बहुत सारे व्यक्ति जो 1-1 मिनट तक भी अपने प्राण को बाहर होल्ड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा प्राण माना जाता है। इसलिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास इसका प्री वर्कआउट है। यदि बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका उड़ियान बंद लंबे समय तक स्थिर रहेगा और पेट उसके लिए तैयार भी रहेगा। तो बाह्य प्राणायाम इसका प्री वर्कआउट भी है और इसके साथ किए जाने वाला अभ्यास भी है। पहले केवल बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना है, श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर ही रोक दिया, और धीरे धीरे जब ये हो जाए कि आपको 1 से 2 महीना हो गया बाह्य प्राणायाम में अच्छे से आपको होल्ड कर रहे हैं, तो फिर बाहर प्राण छोड़ करके मूल उड़ियान बंद आप लगाएंगे, यानी कि पेट को मैक्सिमम पीछे की तरफ खींचेंगे, कमर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ उसको खींचेंगे। तो जितना खींच सकते हैं मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लगाना, जितना इजीली आप उसको प्रेस कर पाएं अपनी तरफ, अपनी पीछे की तरफ उसको खींच पाएं, वो आपका उड़ियान बंद कहलाता है। लेकिन उड़ियान बंद का हमें फोकस ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि आपका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, या कोई आपको पथरी का कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई अल्सर वगैरह का कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई भी अल्सर जैसी कोई समस्या है, या कोई और गंभीर पेट की बीमारी है, तो उड़ियान बंद का अभ्यास आप ना करें, केवल बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे भी आपकी सारी पेट की जो समस्याएं होती है समाप्त हो जाएंगी। और जैसे ही उड़ियान बंद आप अभ्यास करते हैं, उड़ियान बंद से आपके पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। जिनकी नेवल मिसप्लेस होती है वो समाप्त हो जाता है, जिसको अपच रहती है, कब्ज रहती है, वो समाप्त हो जाती है, जिनकी जठराग्नि मंद होती है उनकी जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है। ये बड़े से बड़ा जटिल कठिन जो गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन होता है, जो बहुत गरिष्ठ भोजन होता है, या जो बहुत इस प्रकार से कहें खराब भोजन जो कई बार हम कर देते हैं, उसको भी पचाने की जो क्षमता होती है वो उड़ियान बंद से हमारे अंदर आती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, चेहरे पे तेज आता है, और आपके जितने भी पेट से संबंधित जुड़ी चीज़ें हैं, पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, सारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं केवल और केवल उड़ियान बंद के अभ्यास से। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई मेजर ऑपरेशन पेट का ना हुआ हो, अल्सर उनको ना हो, पथरी का ऑपरेशन उनका ना हुआ हो, या और कोई गंभीर समस्या ना हो, बाकी सब इसको कर सकते हैं उड़ियान बंद को। कमर दर्द में भी इसको नहीं करना है। कमर दर्द यदि आपको है तो भी इसका अभ्यास आप ना करें, क्योंकि कमर दर्द में भी इस कमर दर्द को बढ़ने का खतरा रहता है आपका उड़ियान बंद में। तो लाभ हमने बता दिया, प्री वर्कआउट हमने बता दिया कि प्री वर्कआउट क्या है, बाह्य प्राणायाम, और साथ में किए जाने वाला भी कौन सा है, बाह्य प्राणायाम के साथ ही इसका अभ्यास हो सकता है, बिना बाह्य प्राणायाम के इसका अभ्यास नहीं हो सकता, और केवल बाह्य प्राणायाम की अवस्था में ही इसको किया जा सकता है। श्वास को अंदर रोक करके इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इसलिए बाह्य प्राणायाम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री वर्कआउट भी वही है और साथ में किए जाने वाला अभ्यास भी वही है। तो हमने उड़ियान बंद को जाना। अब हम जानते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद होता है ठुड्डी को कंठकूप में लगा देना। ये जो ठुड्डी है इसको कंठकूप में लगा देंगे तो ये हमारा जालंधर बंद कहलाएगा। इसको दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है, श्वास बाहर छोड़ के भी किया जा सकता है और श्वास को अंदर लेके भी किया जा सकता है। जिस प्रकार से मूल बंद है, श्वास को बाहर रोक के भी किया जा सकता है, अंदर रोक के भी किया जा सकता है, और श्वास चलते श्वास में भी किया जा सकता है। श्वास पर श्वास की क्रिया चल रही है लेकिन मूल बंद हमने लगा रखा है। लेकिन उड़ियान बंद को क्या करना है, बाहर छोड़ के ही कर सकते हैं, जबकि जो जालंधर बंद है उसको बाहर रोक के भी कर सकते हैं श्वास को, और अंदर लेकर के भी कर सकते हैं। कंटिन्यू नहीं हो सकता इसके अंदर, तो ये हमें इसका अभ्यास करना है। तो जब जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा जालंधर बंद का अभ्यास कैसे होता है, लेकिन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हम जान लेते हैं कि किन व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है वो इसका अभ्यास ना करें, जिनको अपर बैक का प्रॉब्लम है, वो अपर बैक पेन है वो इसका अभ्यास ना करें, सर्वाइकल का जिनको प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें, फ्रोजन शोल्डर वाले मैंने पहले ही बता दिया कि उसका अभ्यास ना करें, जिन व्यक्तियों को चक्कर आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, जिनका बीपी हाई रहता है वो इसका अभ्यास ना करें, बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना, जिसमें फ्रोजन शोल्डर से लेकर सर्वाइकल से लेकर अपर बैक पेन से लेकर के आपका मिर्गी के दौरे से लेकर के आपका जो चक्कर आते हैं वो, और बीपी हाई,
हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप बाहर श्वास को रोक के भी कर सकते हैं और अंदर रोक के भी कर सकते हैं। लेकिन जो बीपी हाई वाले हैं वो बाहर रोक के तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर श्वास रोक के इसका अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर इससे हाई हो जाता है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। और जालंधर बंद के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। जालंधर बंद से आपके थायराइड और पैराथाइड जो ग्लैंड होता है वो एक्टिव होता है। स्पेशली जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए रामबाण का काम करता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए बहुत गुणकारी होता है। थायराइड के पेशेंट के लिए वो हाइपर हो चाहे हाइपोथायराइड हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही अवस्थाओं में आपका जालंधर बंद आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। और दूसरा, आपकी जो गला है वो बहुत अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा, गला खराब नहीं होगा, खांसी से लेकर के कफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेंगी। दूसरा, हार्मोनल जो इम्बैलेंस बॉडी में कई बार आता है, युवाओं में, लड़कियों में, लड़कों में, आपने देखा होगा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए भी जालंधर बंद सबसे उपयोगी बंद कहलाता है। दूसरा, गले से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं, गले से ऊपर का जितना भी बॉडी पार्ट होता है, उसके सभी रोगों को समाप्त करने के लिए, उससे ऊपर के जितने भी अंग हैं उनको सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, उनकी पावर को बढ़ाने के लिए भी जालंधर बंद बहुत उपयोगी है। तो इसलिए पूरी बॉडी को 3 पार्ट में बांटा हमने। जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम गुप्त रोग हैं उनको मूलबंद उनको ठीक करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको उड़ियान बंद सही करता है। जो थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड है या गर्दे से ऊपर के जितने भी रोग हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनको जालंधर बंद रोकने का काम करता है और आपके पूरे सिस्टम को एक्टिव करता है और पूरा आपको हार्मोनल बैलेंस प्रदान करता है। ये जालंधर बंद की खूबी होती है। और अब इनका समय है कि कितना समय इसको कर सकते हैं। जैसा मूलबंद को मैंने बताया कितना टाइम कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा को दिन में 5-6 बार भी उसका अभ्यास करते हैं, बैठे बैठे भी उसका अभ्यास कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उड़ियान बंद का अभ्यास आप खाली पेट ही कर सकते हैं। जितनी देर आप बाहर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर ही इसका अभ्यास हो सकता है। तो उसके राउंड आप कर सकते हैं, कम से कम 5 राउंड आपको उड़ियान बंद के करने चाहिए प्रतिदिन। खाली पेट ही इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। दूसरा, जालंधर बंद है, जालंधर बंद का अभ्यास भी आपको खाली पेट ही करना है। खाली पेट करके इसका अभ्यास, आप इसका अभ्यास भी कम से कम 5 बार तो जालंधर बंद का अभ्यास करें, चाहे अंदर श्वास रोक के करके करें, चाहे बाहर रोक के करें। तो अभी मैं एक बार प्रैक्टिकल इसको दिखा देता हूं करके कि जालंधर बंद कैसे होता है। जैसे मैंने श्वास को अंदर भरा। हाँ, जो विद्यार्थी स्पेशली जो अंत्य कुंभक करते हैं, श्वास को अंदर भर के अंदर ही रोके रखते हैं, उनको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रकार आप सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, तो सूर्यभेदी प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जालंधर बंद लगाना ही चाहिए। नहीं तो कई बार जो आपका जो श्वास होता है, जो वायु होती है, वो ऊपर चढ़ करके आपको अस्थिर करने का काम करती है या आपको चक्कर आ सकता है, उससे बेहोशी हो सकती है। तो इसलिए आपको जालंधर बंद का अभ्यास करना चाहिए उस वायु को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए जो इसका अभ्यास करते हैं उनको बड़ी विशेष सावधानी इसमें रखनी चाहिए। और श्वास को अंदर रोक के जैसे भी हम इसको अभ्यास करेंगे, देखिए श्वास को अंदर रोका, भरा, श्वास को बाहर निकाल दिया, दोबारा से श्वास को अंदर भरा, जैसे जालंधर बंद को हटाया, श्वास को बाहर निकाल दिया। जितनी देर आप प्राण को अंदर रोकें उतनी ही देर इसका अभ्यास करें। ज़्यादा उसके बाद यदि लगे कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुरंत इसके अभ्यास को छोड़ दें। यदि आपने अननेसेसरी प्रेशर देकर श्वास को रोका तो आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी भी आपको हो सकती है। इसलिए जालंधर बंद में थोड़ा सा अभ्यास ध्यान से करें। यदि आप प्राइमरी स्टेज में हैं तो आपको जो प्री वर्कआउट है, प्री वर्कआउट के रूप में आप इसको बाहर श्वास छोड़ के ही इसका अभ्यास करना चाहिए। श्वास को बाहर निकालिए और बाहर छोड़कर ही इसका अभ्यास करिए, ताकि जब इसका रियल अभ्यास आप करेंगे अंदर श्वास को रोक के तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। लेकिन आपको याद रहे, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, अपर बैक पेन और हाई बीपी वाले जो पेशेंट हैं, एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट हैं, मिर्गी वाले जो पेशेंट हैं, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है, बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। लाभ मैंने इसको बताई दी, एक बार फिर इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। श्वास को भरा, धीरे धीरे छोड़ दिया।
स्टार्टिंग में 10 से 15 सेकंड तक ही इसका अभ्यास करें, ज़्यादा इसका अभ्यास ना करें। धीरे धीरे जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे ही परफेक्शन बढ़ती जाएगी। उसके बाद इसका समय आप बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए तीनों बंद। मूल बंद हमने बात की, उड़ान बंद की हमने बात की, जालंधर बंद की हमने बात की। इन तीनों के प्री वर्कआउट हमने जाने, सावधानियां क्या रख सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट क्या है, ये सब चीज़ें हमने जानी। अब हम जानते हैं महाबंद किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा कि 3 बंद तो हमने सुने हैं सब जगह, लेकिन महाबंद किसे कहते हैं। महाबंद होता है तीनों बंधों को एक साथ अप्लाई कर देना। तीनों बंदों को एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे? आपने मूल बंद भी लगा रखा है, उड़ान बंद भी लगा रखा है और जालंधर बंद भी लगा रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाबंद किस अवस्था में पूर्ण हो सकता है। तो केवल और केवल बाह्य प्राणायाम की अवस्था में ही आप महाबंद को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जालंधर बंद को श्वास रोक के भी कर सकते हैं, श्वास बाहर छोड़ के भी कर सकते हैं। मूल बंद को आप श्वास बाहर छोड़ के भी कर सकते हैं, अंदर लेकर भी कर सकते हैं, और श्वास के चलते श्वास में प्रश्वास में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जो कि उड़ान बंद बीच में आता है, उड़ान बंद का अभ्यास आप अंदर श्वास रोक के नहीं कर सकते, बाहर छोड़ के ही कर सकते हैं। बाकी दोनों प्राणायामों में आप अंदर बाहर कर सकते हैं, दोनों बंधों में, लेकिन उड़ान बंद में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो उड़ान बंद में अभ्यास कब कैसे किया जाएगा? श्वास को बाहर छोड़ के। तो बाहर छोड़ के मूल बंद भी अच्छे से किया जा सकता है और जालंधर बंद भी अच्छे से किया जा सकता है। तो केवल और केवल बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करके ही तीनों बंदों को, यानी कि महाबंद को एक साथ अप किया जा सकता है। तीनों को एक साथ अप्लाई करेंगे तो महाबंद कहलाएगा। तो महाबंद के लिए क्या करेंगे? पहले श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे और फिर बाहर ही रोक देंगे। फिर पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उड़ान बंद लगाएंगे और फिर जालंधर बंद। इसको लगाने का सीक्वेंस आपने याद होना चाहिए। जो भी व्यक्ति महाबंद का अभ्यास करता है वो पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से कर ले। और ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने उड़ान बंद के लिए बताई, जालंधर बंद के लिए बताई, वो उनको प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की, तो ही इसका अभ्यास करें। श्वास को बाहर छोड़ें, पहले मूल बंद लगाएं, अपने गुदा द्वार को पूरा खींचें, सिकोड़ें, उसके बाद पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ें, उसके बाद जालंधर बंद को लगाएं। अब विषय आता है कि इनको खोलें कैसे। पहले जालंधर बंद को खोलिए, फिर उड़ान बंद को खोलिए और फिर मूल बंद को खोलिए। ये इसको खोलने का तरीका है। जाने का तरीका है मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद। वापस आने का तरीका है खोलते हुए पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड़ान बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे। यानी कि मूल बंद पहले लगा वही उसको खोल दें, नहीं, पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उड़ान, फिर जालंधर, फिर खोलते हुए पहले जालंधर बंद को खोलेंगे, फिर उड़ान बंद को खोलेंगे, फिर मूल बंद को खोलेंगे। इस प्रकार यदि आप अभ्यास करते हैं तो ये महाबंद कहलाता है। तीनों बंदों को एक साथ अप्लाई करना महाबंद कहलाता है। तो आशा है कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया है, सुझाव है, कोई अनुभव इनको लेकर के आपका है तो जरूर अपने योग परिवार के साथ साझा करें। और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझसे पूछिए, मैं उसका प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने की। और आप सबने व्याख्यान सुना, इतनी संख्या में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको व्याख्यान सच में पसंद आया है और आपको लगता है कि ये व्याख्यान किसी और को भी बेनिफिट दे सकता है, किसी और को भी लाभ पहुंचा सकता है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर जरूर करिएगा। आप वो व्यक्ति जो इसको लगता है कि हमारे किसी हितैषी को, किसी जानकार को, किसी ग्रुप में हम इसको सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर सकते हैं लिंक को, या फेसबुक के किसी ग्रुप में कर सकते हैं। तो शेयर का ऑप्शन आपके नीचे आ रखा होगा मोबाइल में, तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर करिएगा। आपको कोई सुझाव हमारे साथ साझा करना तो कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करे ना करे कोई मैटर नहीं है, लाइक के लिए हम ना बोलेंगे ना रिक्वेस्ट करेंगे। लाइक आपकी स्वेच्छा है कि आप करें ना करें, लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका कोई सुझाव है तो आपके कमेंट से बहुत फर्क पड़ेगा। आपके पास कोई सुझाव है तो आपके कमेंट से बहुत सारा फर्क पड़ेगा। आपके पास कोई सवाल है तो आपके कमेंट से बहुत सारा फर्क पड़ेगा। और आप किसी और को ये ज्ञान देना चाहते हैं तो आपके शेयर से भी बहुत फर्क पड़ेगा। यदि आप एक व्यक्ति को भी लाभ पहुंचा सकते हैं अपने शेयर करने से तो आपको पहुंचाना चाहिए। आप भी इस जो हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं चीज़ें, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना रहे, आरोग्यता सबको मिले, किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर ना रहे, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस किसी का ना हो, तो हम अपने परिचितों को कम से कम ये कोशिश करें। और परिचितों का क्या, जो अपरिचित हैं उनको भी हमें चाहिए, क्योंकि पूरे हमें देश को, पूरी मानवता को, पूरे विश्व को ही हमें आरोग्यता से परिपूर्ण करना है। क्योंकि भारत का जो नारा है वो वसुधैव कुटुंबकम का है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और कोई भी व्यक्ति नॉलेज सीख सकता है, उसमें कोई
कंट्री की कोई बाउंडेशन नहीं है, जाति पंथ मजहब संप्रदाय की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्षेत्रवाद की नहीं है, रंग भेद की नहीं है, लिंग भेद की नहीं है, तो सबके लिए है, सर्वहितकारी है और सर्वहितकारी कार्य हमें हमेशा करने चाहिए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप को अच्छा लगा होगा सेशन, और जो भी आपका अनुभव है, सुझाव है, प्रतिक्रिया है, क्वेश्चन है, जरूर मेरे साथ आप साझा करिए जी।